हेलो एवरीवन। आज हम एक नए सीरीज में क्लास 9 के फिजिक्स के लेक्चर्स के साथ अब आपके सामने हैं। क्लास 9 का एक चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एनसीईआरटी दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हम बाद में पोस्ट करेंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये होती है कि फोर्स क्या होता है। इस चैप्टर में जो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स। फोर्स के आगे है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के आगे है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके आगे है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। effect of forces and the laws which deals the phenomena related to the forces. इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद कौन कौन से लॉज जो है वो फोर्स से रिलेटेड होने वाले फिनोमिनास को, घटनाओं को डील करते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। ये इतनी चीजें हम इस लेक्चर के अंडर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि फोर्स क्या होता है। तो बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ रखा है फोर्स के बारे में कि फोर्स को बोला गया पुश और पुल। फोर्स को बोला गया पुश और पुल। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। आई थिंक कि बेसिक क्लासेस के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन इलेबोरेटिव वे में जब इसको देखा जाएगा, थोड़ा सा और इसको तर्क वितर्क के साथ देखा जाएगा, तो ये कहा जा सकता है कि पुश और पुल इज द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इज द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो लगाने का तरीका दो तरह से हो सकता है। या तो हम उसको पुश करके फोर्स लगाएं या पुल करके फोर्स लगाएं। पुशिंग इज वन वे एंड पुलिंग इज अनदर वे। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कहीं किसी मॉल में जाते हैं, किसी ऑफिसेज में जाते हैं, या अपने घरों में भी ऑटोमेटिक बंद होने वाला डोर अगर है तो वहां पर एक स्टिकर चिपका आपने देखा होगा कि वहां लिखा होता है पुश और उसके दूसरी तरफ से लिखा होता है पुल। यानी कि उस दरवाजे को खोलने के लिए आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के लिए या तो आप उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे। तो ये एक तरह से बात हो गई कि पुश और पुल जो है ये फोर्स को लगाने का तरीका हो गया। दैट इज द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि पुशिंग और पुलिंग ये फोर्स को लगाने का तरीका है। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि तो इसको और इलेबोरेटिव वे में कैसे समझा जाए कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स के लिए ये कहा गया कि फोर्स इज अ कॉज। फोर्स इज अ कॉज। ये एक कारण है। किस बात का कारण है? तो इसके लिए कहा गया कि which may change or try to change. Which may change or try to change. क्या? फोर्स एक ऐसा कारण है जो कि चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो इसके बारे में किन किन चीजों को चेंज कर सकता है या क्या चेंज करने की कोशिश कर सकता है, वो है नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट के स्टेट में है, रुकी हुई है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो उस स्टेट को चेंज कर सकता है। और हमने डेफिनेशन की बात की है, तो चेंज कर सकता है इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी कोई बॉडी रुकी हुई थी और उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आ गया, वो मोशन में आ गई, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे जिस चीज का हाथ है, जिसकी वजह से वो रेस्ट से मोशन में आ गया है, वही वजह जो है वो फोर्स है। जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट के स्टेट से मोशन के स्टेट में आ गई है, वो वजह फोर्स है। दूसरा पॉइंट है कि स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अगर हमारी कोई बॉडी चल रही है, तो उस पर अगर हम एक ऐसा कारण अप्लाई करें जिसकी वजह से उसके मोशन के स्टेट में चेंज आ जाए। मोशन के स्टेट में चेंज आने का मतलब है कि वो अगर स्लो चल रही है तो फास्ट हो जाए, फास्ट चल रही है तो स्लो हो जाए, या चल रही है तो रुक जाए। ये तीन स्टेट में चेंज आ सकता है कि अगर स्लो है तो फास्ट हो जाए, फास्ट है तो स्लो हो जाए, और अगर आप फास्ट स्लो की बात नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ चलने की बात करना चाहते हैं, तो मतलब हुआ कि चल रही है तो रुक जाए। तो ये घटना कारित करने के पीछे जिस चीज का हाथ होता है वो फोर्स है। दो बातें हम लोगों ने समझी कि फोर्स क्या है, तो किसी रुके हुई बॉडी को चला देने वाला जो कारण है वो फोर्स है। किसी चलती हुई बॉडी को रोक देने वाला, धीरे कर देने वाला या तेज कर देने वाला जो कारण है वो फोर्स है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि कोई चीज ऐसे सीधा चल रही है और उसको यूं घुमा देना है। तो ये घुमा देने के लिए हम जिस चीज को अप्लाई करेंगे, जिस कारण को अप्लाई करेंगे, वो फोर्स है। तीन बातें हुई, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, shape and size of an object। shape and size of an object का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने एक गुब्बारा लिया और उसको दोनों तरफ से दबाया, तो उसका शेप बदल गया, उसका साइज भी बदल गया। एक कोई रबड़ लिया, उसको खींचा तो उसका शेप बदल गया, उसका साइज बड़ा हो गया। तो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला जो शख्स है वो फोर्स है। तो ये फोर्स के बारे में हम लोग ये 4 पॉइंट समझते हैं कि इतनी सारी घटनाओं में से किसी भी घटना को कारित करने वाला, किसी भी घटना को अंजाम देने वाला जो कारण है वही फोर्स कहलाता है। दिस इज द कंप्लीट इलेबोरेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज फोर्स, तो the complete definition of the force is कि force is a cause which may change or try to change the state of rest of an object, the state of motion of an object, the direction of a moving object and the shape and size of an object। ये हो गई फोर्स की बात। अब इतने सारे कामों को करने के लिए हमको फोर्स लगाने का जो तरीका होता है that is push और pull, कि हम पुश करके ये काम कर सकते हैं या पुल करके ये काम कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कराना चाहते हैं, तो इस पर या तो हम इधर से फोर्स लगा लें तो दिस इज पुलिंग, और अगर हम इधर से फोर्स लगा दें, इस तरफ मूव कराना चाहते हैं, तो दैट इज पुशिंग। अब स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमने एक कारण अप्लाई किया, वो कारण था फोर्स, और उस फोर्स को लगाने का तरीका क्या हुआ, आइदर पुल
और पुश। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में ये क्यों कहा था कि पुश और पुल जो है ये किसी भी फोर्स को अप्लाई करने का एक तरीका होता है। बट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इज दिस इज कि फोर्स इज अ कॉज व्हिच मे चेंज और ट्राई टू चेंज क्या क्या, तो स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन और शेप एंड साइज। ये तो हो गई फोर्स की बात कि फोर्स क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट जो हमारा था वो था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हमने ये बात भी बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले से कि फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कांटेक्ट टाइप फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स। इसके लिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में दो तरह के फोर्स हुए, कांटेक्ट टाइप फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स। पहला है कांटेक्ट टाइप और दूसरा है नॉन कांटेक्ट टाइप। अब ये कांटेक्ट टाइप फोर्स और नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स क्या होता है, बेसिक जानकारी आपको इसकी है। बेसिक जानकारी में ये है कि फोर्स जब भी कहीं अप्लाई होता है तो वहां दो चीजें मौजूद होती हैं, एक जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है और दूसरा जो फोर्स लगाता है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो किसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरा कौन लगा रहा है, तो हम लगा रहे हैं। अगर हम किसी बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल जमीन पर गिर जाती है, यहाँ पर उस बॉल पर फोर्स लगता है। बॉल को हमने पकड़ा हुआ है, बॉल रेस्ट में है, हमने उसको छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको पकड़ा हुआ था, उसको सिर्फ छोड़ दिया है, हमने उसको कहीं कोई फेंका नहीं है, थ्रो नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको ड्रॉप किया है, छोड़ा है। तो फोर्स को जब हमने छोड़ा है तो बॉल को जब हमने छोड़ा है तो वो बॉल जो है वो नीचे गिरी है। अब उस बॉल पर फोर्स लगा है और किसने लगाया है, तो अर्थ ने लगाया है। तो हमेशा जब भी कहीं फोर्स के एप्लीकेशन की बात आती है तो वहां दो चीजें मौजूद होती हैं, एक जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और दूसरा जो उस पर फोर्स लगा रहा है। तो अगर लगाने वाले और उस ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद ही फोर्स अप्लाई हो सके तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट टाइप फोर्स। जब भी फोर्स लगेगा तो वहां दो चीजें होंगी, एक जिसके ऊपर लगेगा और एक जो लगाएगा। अगर इन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हुआ, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, सटे और तब फोर्स अप्लाई हो पाया, तो दैट इज द कांटेक्ट टाइप फोर्स। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हमको एक पानी से भरी बाल्टी उठानी है, तो हमने फोर्स लगाया है और बाल्टी पर लगाया है, तो हम जब तक बाल्टी को पकड़ेंगे नहीं तब तक हम उस पर फोर्स उसको उठाने के लिए नहीं लगा सकते। तो फोर्स लगाने वाले हुए हम और फोर्स लगा बाल्टी के ऊपर, तो हम और बाल्टी ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आए, हमने बाल्टी को पकड़ा और तब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। दैट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स, जो कि हम अपने मसल पावर की वजह से लगाते हैं, और मस्कुलर फोर्स इज द कांटेक्ट टाइप फोर्स। हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, हम इसके फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कांटेक्ट टाइप फोर्स। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स पर। नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स का मतलब ये कि जिस पर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल ही मैंने आपको बताया अभी कि हम अगर बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल पर फोर्स लग रहा है और धरती उस पर फोर्स लगा रही है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉल, और ये दोनों फोर्स लगने लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, धरती से बॉल टच नहीं है। वो जब जमीन पे गिर जाएगा तब वो कांटेक्ट में आएगा, लेकिन फोर्स तो उस पर पहले से ही लगने लगा है, बिना कांटेक्ट में आए ही फोर्स लगने लगा है। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट टाइप, नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स।
मतलब ये कि कांटेक्ट टाइप फोर्स के एग्जांपल में हम लोग ने समझा मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो है वो कांटेक्ट टाइप फोर्स है। नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटी के वजह से लग रहा है। उसके बाद मैग्नेट का एग्जांपल दूसरा ले लीजिए। मैग्नेट से हम लोग दूर से ही किसी चीज को खींच पाते हैं। एक आयरन नेल रखी हुई है, एक कील, आयरन की कील रखी हुई है, और हम मैग्नेट को उसके ऊपर ले आते हैं तो वो थोड़ी दूर पहले से ही खींच लेता है। वहां पे फोर्स लगता है कील के ऊपर और लगाता है मैग्नेट, लेकिन ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आए बिना ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स है। उसी तरह से आगे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ये सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि दो चार्ज है अगर, और दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, मतलब ये कि सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, वो बिना उन चार्जेस के कांटेक्ट में आए ही लगता है। वो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर रखे गए हों तो उनके बीच में फोर्स लगने लगता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स कि कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। दूसरा पॉइंट भी हम लोगों का ओवर हो गया। पहले हम लोगों ने समझा कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद ये समझा कि फोर्स कितने टाइप का होता है। अब आते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मोर देन टू या टू और मोर देन टू फोर्सेस लग रहे हैं तो उस चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यानी कि टू और मोर देन टू और मोर देन टू फोर्सेस applied on an object, applied on an object, two or more than two forces applied on an object, इस चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये दो या दो से ज्यादा फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं तो वो मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है ये दो टाइप का होता है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो टाइप का होता है, एक बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस और एक अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्स दो टाइप का हुआ, एक बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। अब ये बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स और अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक बात ये और बताना चाहेंगे कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हम ये जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स में भी ये दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। ये हमारे मशहूर फिजिक्स के साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पे इसका यूनिट जो है वो न्यूटन रखा गया और इसको हम लोग स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि फोर्स को, अगर फोर्स को मैग्नीट्यूड के टर्म में हमको बताना है तो हम बोलेंगे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड सो ऑन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन हो गया। अब मान लीजिए
कि हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो यहां पर इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में हम लोग साइन का यूज करते हैं। साइन का यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो राइट टू लेफ्ट आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। एक बात और गौर करने वाली है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पॉजिटिव लेंगे और या राइट टू लेफ्ट नेगेटिव लेंगे। हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है कि अगर हमने लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ले लिया तो फिर हमको राइट टू लेफ्ट नेगेटिव लेना होगा। अगर हमने शुरुआत में ही लेफ्ट टू राइट नेगेटिव ले लिया तो हम राइट टू लेफ्ट फिर पॉजिटिव लेंगे। यानी कि अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो रहा है तो उनका मैथमेटिकल साइन भी अपोजिट होगा। अगर अप को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउन नेगेटिव होगा, अगर हमने डाउन को पॉजिटिव मान लिया तो अप नेगेटिव होगा। यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन पलटा तो उसका साइन भी पलटा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इसी को पॉजिटिव लेंगे और इसी को नेगेटिव लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी मर्जी पर है कि हम किसी एक को पॉजिटिव अगर डिसाइड कर दिए तो उसका अपोजिट सेंस जो है वो उसके अपोजिट साइन के साथ होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं ये बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे। तो बैलेंस सिस्टम के बारे में समझिए। इस पोर्शन को हम इरेज कर रहे हैं और फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स में बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स, पहले ये बात समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि ये क्या क्या इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं। बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम इस पर एक इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, और हमने इस तरफ से भी एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन। आप इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन को गौर से देखिएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं। एक फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालना चाहें तो वेक्टर एफ नेट, वेक्टर एफ इसलिए लगा रहे हैं कि हमने अभी बताया कि वेक्टर में ही हम लोग डायरेक्शन के साथ प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर वेक्टर एफ नेट हमको निकालना है तो यहां पर हम लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो जब नेट फोर्स हमको निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे 10 प्लस वाला और प्लस ये माइनस का 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0 न्यूटन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इन जनरल बात करना चाहें, यहाँ तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले रखी थी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की, बट अगर हम इधर से एक फोर्स लगाना चाहें F1 और इधर से एक फोर्स लगाना चाहें F2 और हमारे कैलकुलेशन के बाद हमको अगर नेट फोर्स जो है वो F1 वेक्टर F1 और प्लस वेक्टर F2 ये इक्वल टू 0 मिल जाए। अब यहां हमने, आप ये कह सकते हैं कि सर यहां आपने माइनस F2 क्यों नहीं लिखा, तो हमने इस पर वेक्टर साइन लगाया है तो ये माइनस जब इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट की जाएगी तो वो ऑटोमेटिक माइनस उसमें आएगा। लेकिन वेक्टर के लिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि इस पर लगने वाला टोटल फोर्स अगर 0 है तो ये
बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। अगली बात एक और समझते हैं, ये तो सिर्फ दो फोर्सेस की बात हो गई। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। कोई इधर से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स लग रहा है F3, कोई इधर से फोर्स लग रहा है F4, ऐसे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। और इस मल्टीपल फोर्सेस के लगने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा F इक्वल टू 0। सिग्मा जो है वो सारे फोर्सेस का एक समेशन होता है। इस पर वेक्टर लगाया, जैसे हमने ये दो फोर्सेस के लिए F1 प्लस F2 लिखा, उसी तरह से अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो हम उसको F1, F2, F3, F4 लिखने की बजाय सीधे सिग्मा F लिख सकते हैं। और सिग्मा F की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स है। यानी कि बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए हम डिफाइन करने के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ सिग्मा F इक्वल टू 0 ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी, इसको आप F नेट भी बोल सकते हैं और सिग्मा F भी बोल सकते हैं। तो इफ सिग्मा F इक्वल टू 0 ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then system of forces is called balanced system of force. Then system of forces is balanced. ये बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। यहां हम लोगों ने समझ लिया दो फोर्सेस के लिए, उसको जनरलाइज कर लिया दो फोर्सेस को, और यहाँ मल्टीपल फोर्सेस के लिए हम लोगों ने सिग्मा F को 0 कराया और इस सिस्टम ऑफ फोर्स को हम लोगों ने कहा दैट इज द बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो आधी बात तो हमारी यही क्लियर हो गई है कि अगर सिग्मा F 0 नहीं है, अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमने सिर्फ बैलेंस में अनवर्ड जोड़ दिया, बैलेंस को अनबैलेंस बना दिया। अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोगों ने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगाया 6 न्यूटन का। अब अगर हम इस पर नेट फोर्स निकालना चाहें तो वो 0 नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस -6 एंड दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोगों ने जो बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए पढ़ा, अगर इस पर मल्टीपल फोर्सेस लगाए जाएं, F1, कुछ इधर से F2, कुछ इधर से F3, कुछ इधर से F4, और इन सारे फोर्सेस का नेट यानी कि सिग्मा F नॉट इक्वल टू 0, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो पिछला डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा कि इफ सिग्मा F इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स, उसी तरह से इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इफ सिग्मा F is not equal to 0 then the system of forces is called unbalanced system of forces. If sigma F not equal to 0 then the system of forces is unbalanced system of forces. Thank you, and that's all for today.